हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईरम्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए? सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इसमें जो हैं टोटल हमारे 6 टॉपिक्स हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटीग्रेटेड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक में आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें बहुत ही न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था वैसे इसमें है, लेकिन इसमें बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो, chemical kinetics is a branch of chemistry which deals with the study of the reaction rates, the factors affecting the rate of reaction, and the mechanism in which the reaction proceed. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज़ लाइक डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स, इस टाइप से पूछ सकता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसका? केमिस्ट्री का, जो किस चीज़ से डील करता है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट। जो क्या किस चीज़ से डील करता है? स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट से डील करता है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन से डील करता है। और मैकेनिज्म एंड द मैकेनिज्म बाय द रिएक्शन प्रोसीड, और उस मैकेनिज्म से डील करता है जिससे कि हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है? प्रोसीड हो रहा है। समझ में आया? केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स हमारा केमिस्ट्री का ब्रांच है जो किस चीज़ से डील करता है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स, स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट से डील करता है। जो फैक्टर्स इफेक्ट हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, उस चीज़ से डील करता है, और उस मैकेनिज्म से डील करता है जिससे कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द change in concentration of reactants or products in unit time। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हमारा डिफाइन हो रहा है किस चीज़ से? एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस चीज़ में चेंज? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज, या फिर प्रोडक्ट में चेंज। कितने टाइम में? इन ए यूनिट टाइम। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस चीज़ से डिफाइन हो रहा है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज किस में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में चेंज कितने टाइम में? इन ए यूनिट टाइम। ये डिफिनेशन होती है हमारी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है? तो चलो पढ़ा जाए। देखो, सॉरी हाँ, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एनी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे एक्सप्रेस्ड होता है? कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of rate of disappearance of any of the reactant। देखो, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा जो बन के आ रहा है ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है? वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, और जो हमारा ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे लिख रहा है ना कि और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस। ये चीज़ ज़रूर याद कर रखना, क्योंकि ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, इसी से हम लोग को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस पता चलेगी। तो देखो, इसमें क्या है कि लिखा है रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहा है? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। किसका? ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहा है? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस
rate of reaction can be expressed in terms of rate of disappearance of any of the reactant और rate of appearance क्या है any of the ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस की जब बात आएगी तो हम लोग हमेशा रिएक्टेंट को ही लेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट हमारा ए होगा। तो लिखने का जो तरीका होता है ना केमिकल काइनेटिक्स में वो ऐसे होता है, पहले तो होगा डिक्रीजिंग इन कंसनट्रेशन ऑफ ए, हाँ क्योंकि डिसअपियरेंस मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ ही ना हो रहा है, डी से डिसअपियरेंस याद करने को हम बता रहे हैं और फिर ये डिक्रीज़ हो रहा है, ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ किस में हो रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ ए में डिक्रीज़ हो रहा है अपॉन टाइम टेकन। तो इसको लिखने का तरीका ये है माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। अब हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी में भी हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारा डिसअपियरेंस हो रहा है मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं। इस वैसे ही हम लोग का जब क्या कहते हैं डिसअपियरेंस बी का होगा मतलब डिक्रीज़ होगा, तब भी हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव का ही साइन लगाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा -1/2। देखो अब यहाँ पर सब सोचेंगे कि 1/2 क्यों हो रहा है, क्योंकि बी है ना, 2b है ना 2b है, तो b इज़ इक्वल टू 1/2 ही होगा ना, इस टाइप से सोच लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, डिक्रीज़ हो रहा है तो -1/2 डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। अब है हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख रहा है ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है तो इसमें क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ही होगा, ठीक है। लेकिन और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस है मतलब ये ना ही ये डिक्रीज़ हो रही है, ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा पॉजिटिव का साइन, और ना सी में ना 2 है ना 3 है, कुछ नहीं है, तो इसलिए बस ऐसे ही लिखेंगे प्लस डेल सी अपॉन डेल टी। समझ में आया क्या कहना चाह रही है। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है a+2b गिविंग c। ये हमारा a है जो कि डिसअपियरेंस है, कहाँ ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, डिसअपियरेंस मतलब डिक्रीज़ जहाँ भी होगा वहाँ पे नेगेटिव का साइन मस्ट है, और इंक्रीज़ जहाँ पे होगा वहाँ पे पॉजिटिव का साइन मस्ट है। देखो यहाँ पे ये भी है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ डिक्रीजिंग, है ना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और हमारा पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके समझ में आ गया, इजी था। हमारा जो रिएक्टेंट है वो है डिसअपियरेंस, वो है डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज़ हो रहा है उसमें नेगेटिव साइन लगेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है उसमें पॉजिटिव साइन लगेगा, और वो रेट ऑफ अपीयरेंस है। और लिखने का तरीका केमिकल काइनेटिक्स में यही होता है। डन, बहुत इजी। डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्ट, अपीयरेंस, ये लिखने का तरीका ये सब। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ये कैसे डिफाइंड हो रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। कैसे ये डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज किस में आ रहा है, इन कंसंट्रेशन में आ रहा है ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी एक रिएक्टेंट का चेंज या फिर एक प्रोडक्ट का। यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे थे ना, ये हम लोग जो यहाँ पे ये चेंज ही ना कर रहे हैं, तो वही ये लिख रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। ये डिफाइंड हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है किस में, प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट में भी। कब, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या, कंसंट्रेशन किस में, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है।
अब देखो क्या है, इट इज़ इक्वल टू द स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है, ये किस चीज़ के इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज होता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ही मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट किस चीज़ के इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द स्मॉल चेंज, बहुत ही कम चेंज होता है कहाँ, इन द कंसंट्रेशन में, किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, कब, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट इज़ इक्वल टू देखो वहाँ पे तो हम लोग जब वहाँ बोल रहा था रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस तो हम लोग डेल लगा रहे थे ना, तो जब इंस्टेंटेनियस रेट बोलेगा तो हम लोग d/dt लगाएंगे। बात तो सेम ही है, लेकिन बस यहाँ पे वैसे लिखेंगे, वहाँ पे वैसे लिखेंगे। ये माइनस माइनस क्यों हम लोग लगा रहे थे, क्योंकि क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, नेगेटिव है और ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और हमारा यहाँ पे जो सी है यहाँ पे प्लस है, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है और यहाँ पर डिक्रीज़ ना हो करके इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आ गया क्या ये डिफ़ाइन करता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है किस में, कंसंट्रेशन में, कहाँ पर, इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में एट दैट पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। हमें तो पता ही है कि प्रोडक्ट का अपीयरेंस ही होता है और रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस ही होता है। अगर नहीं पता तो यहाँ से देख लो, रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस, हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है ना, इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। हमारा ये रिएक्टेंट है ना, A+2B गिविंग C, ये हमारा रिएक्टेंट है, तो इसका क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपीयरेंस। तो ये बोल रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो है, इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अपीयरेंस है और रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस है ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, है ना। तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे देखो ये इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, और हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का वो भी एक्सप्रेशन है, हम लोग उसको वैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये हमारा नॉर्मल वही जो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की तरह था, उसी को वैसे ही तरह ये एक्सप्रेस हो रहा है। माइनस लग रहा है ए और बी में, क्यों, क्योंकि वो तो हमारा रिएक्टेंट है, हमारा रिएक्टेंट तो डिसअपीयरेंस होता है और डिक्रीज़ होता है, तो इसलिए माइनस, और सी में पॉजिटिव ही लग रहा है। ये ऐसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ही इजी है, डेफिनेशंस भी बहुत ही इजी हैं, मतलब एकदम इसी के हिसाब से ही डेफिनेशन है, तो बहुत इजी है पढ़ने में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ की, रेट लॉ क्या होती है, ओके। तो देखो रेट लॉ क्या होती है, it is the expression in which rate of reaction is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation, ठीक है। तो हमारा रेट लॉ पूछता है ना कि एक्सप्रेस दिस लॉ, क्योंकि लॉ ही तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं, तो वही एक तरीके का हमारा एक रेट लॉ है। रेट लॉ क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये है ना जनरल टर्म, इसका एक्सप्रेशन तो वही बता रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन किस टर्म में दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में दिया हुआ है, किसमें, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में, विथ ईच टर्म, जिसका कि सारा टर्म रेस्ड टू सम पावर, सारा टर्म रेस्ड टू, जैसे यहाँ पे x पावर है, यहाँ पे y है, तो एवरी
terms raised to some power which may or may not be same, जो same हो भी सकता है और नहीं भी same हो सकता है, as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. ठीक है, देखो रेट लॉ क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन किस में दिया हुआ है, इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में दिया हुआ है ऑफ रिएक्टेंट, ये सब तो हमारे रिएक्टेंट्स है ना, तो और यहाँ पे रिएक्टेंट ही है, ऑफ रिएक्टेंट जो रेज्ड है विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम, जो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का बात इसलिए किया है क्योंकि हमारा ए और बी रिएक्टेंट होता है ना, याद है ए प्लस टू बी गिविंग सी, दिस इज रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट का बात इसलिए किया क्योंकि ए और बी है ना। ठीक है, अब हम लोग इसके जनरल फॉर्म को देख लेते हैं। स्मॉल ए बिग ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, ये हमारा जनरल टर्म है किसका, रेट लॉ का। रेट लॉ का हमारा जनरल टर्म है। अब है जिसमें कि ए बी सी डी हमारा क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ए बी सी डी क्या होता है, यहाँ पर एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब हमारा रेट एक्सप्रेशन कैसे होता है, देखो रेट इज़ इक्वल टू ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ये बहुत क्या कहते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आता है ये एक्सप्रेशन। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट इज़ इक्वल टू के सम कांस्टेंट ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं और इधर माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि हम लोग रेट एक्सप्रेशन किसका लिख रहे हैं, रिएक्टेंट का, तो इसलिए माइनस लगाएं क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, डिक्रीजिंग होता है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए एक्स बी वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर रेट की जगह अगर हम रेट एक्सप्रेशन रिएक्टेंट का लिख रहे हैं तो हम लोग माइनस लगाएंगे, और रेट एक्सप्रेशन प्रोडक्ट का लिख रहे हैं तो माइनस नहीं लगाएंगे, है ना। और वहाँ पे रेट एक्सप्रेशन वैसे ही होगा के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, और तुम्हारा जो सम पावर है वो क्या, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो सकता है। देखो अब यहाँ पर क्या बताया है कि rate of reaction decreases with the passage of time as the concentration of reactant decreases. rate of reaction हमारा decrease होता है कब, with the passage of time as the concentration of reactant decreases. with the passage of time मतलब passage of time के हिसाब से as the concentration of reactant decreases, जैसे कि concentration of reactant decrease होता है हमारा rate of reaction भी decrease होता है। फिर अगर हमारा concentration of reactant increase होगा तो हमारा rate of reaction increase होगा। तो हमारा rate of reaction मतलब टोटली किस पे डिपेंड करता है, concentration of reactant पे। अगर हमारा concentration of reactant decrease तो हमारा rate of reaction decrease, और अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वही अभी मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन फिर किस चीज़ पे डिपेंड होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, क्योंकि अगर दोनों अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। ठीक है, तो एकदम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है हमारा ओके तो रेट लॉ क्या है कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट प्रिडिक्ट मेरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा रेट लॉ सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग रेट लॉ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके अब हमारा आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ना सम हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है,
हाँ कि यहाँ पर क्या है कि सम हो जाते हैं, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये तो हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन है कि ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका ये जो पावर है ना, इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर सम हो जाता है। सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ, रेट लॉ में ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है। इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, वही मैंने बताया कि ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। जैसे देखो हमारा न्यूमेरिकल में दिया रहेगा ए का पावर है मान लो 2 और बी का पावर है मान लो 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलेगा निकालो, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पावर को सम कर देंगे, 2 + 3 = 5। तो ऐसे ऐसे हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, मैं वो भी डिस्कस करूँगी आप लोगों से, ठीक है। तो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं किसके, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किस में, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि वो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन ही है, मैंने अभी बताया ही। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्शन इज यूनिटी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सप्रेस्ड होता है कैसे, एज रेट में। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस्ड होता है, एज रेट में, जब कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, यूनिटी, मतलब 1, है ना। क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट का भी मतलब सबका ना डेफिनेशन आ सकता है, 2 मार्कर का या फिर 1 मार्कर का, तो ये लिख सकते हैं आप लोग। क्या इसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस्ड होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड होता है एज रेट में, कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्शन क्या है, यूनिटी, मतलब 1। देखो रेट कांस्टेंट जब भी बोलेगा तो हम ये ज़रूर दिखाएंगे कि हमारा रिएक्शन, हमारा ऑर्डर और हमारा यूनिट क्या आ रहा है। देखो तो हमारा यहाँ पे जो है रिएक्शन, तो यहाँ पे 3 तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला तो होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा रेट कांस्टेंट चल रहा है अभी टॉपिक, है ना। तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, इधर ऑर्डर हो जाएगा 0 ऑर्डर का तो 0, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का, और ये हमारा यूनिट है। 0 ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, फर्स्ट का खाली सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड का मोल इनवर्स एल एस इनवर्स। तो ये हमारा न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है कि पूछता है कि यूनिट क्या होगा हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन का। ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि यूनिट क्या होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, तो लिख दो मोल इनवर्स एल एस इनवर्स। इन दोनों में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही इधर हो गया और इधर हो गया, मोल एल इनवर्स इसमें चला गया और इसमें मोल इनवर्स एल चला गया, और ये तो सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट। अब है इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। वो तो है ही कि हमारा जो गैस का जो रिएक्शन होता है, इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन गैसेस है तो वो कैसे एक्सप्रेस्ड होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ATM, है ना। देखो रेट कांस्टेंट अगर रेट कांस्टेंट विल रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमारा रेट टेम्परेचर के हिसाब से हमारा रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज। प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का होना भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब आता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन। रिएक्शन विच प्रोसीड इन 2 और मोर स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन प्रोसीड होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। सर मैं रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ईच स्टेप, हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, कोई भी डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या है, द रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रेट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो इज़ गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट जो होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो कैसे दिया हुआ है, इज़ गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप
मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस चीज़ से दिया हुआ है, इज़ गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट उसका मॉलिक्यूलैरिटी। सो सॉरी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? It is the number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. ओके तो हमारी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, वो गिवन हो, सॉरी, इट इज़ द नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़। ये क्या है, ये एक नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है जो कहाँ पार्ट ले रहा है, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन जो मस्ट कोलाइड हो रहा है साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग व्हाट, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, है ना। तो समझ में आया कि क्या है कि हमारा क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़। ये एक नंबर है किसका, ये नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो पार्ट ले रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन में और जो मस्ट कोलाइड हो रहा है साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, है ना। इट इज़ ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर वैल्यू। मॉलिक्यूलैरिटी हमारी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ये हमेशा होल नंबर वैल्यू में होती है और इसका वैल्यू कैन नेवर बी ए ज़ीरो और फ्रैक्शनल। इसका वैल्यू ज़ीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। For a complex reaction, general molecularity of the slowest step is same as the order of overall reaction. For a complex reaction के लिए जनरली हमारा जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है स्लोएस्ट स्टेप का वो सेम होता है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, वो सेम होता है ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन के सेम होता है ना। ऑर्डर इज़ एप्लीकेबल टू, ये बहुत सारे मतलब कुछ पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलैरिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Order is applicable to elementary as well as complex reaction whereas molecularity is applicable only for elementary reaction। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल है किसके, एलिमेंट्री के, किस और किसके, एज वेल एज केमिकल रिएक्शन के, जहाँ मॉलिक्यूलैरिटी किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, खाली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। और क्या है कि कॉम्प्लेक्स, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी हैज़ नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, मॉलिक्यूलैरिटी आएगा तो 5 पॉइंट्स लिख देना, फुल मार्कर, फुल मार्क्स, ठीक है। देखो टोटल 7 टॉपिक्स हैं, हम लोगों ने ये और ये टॉपिक्स कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट में 1 2 3 4 रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम लोगों ने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर जैसा भी लगा हो कमेंट में बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। ओके, बाय बाय बाय।